चलिए बात शुरू करते हैं। आज दो तीन सूचनाएं हैं मेरे पास, पहले उन्हें साझा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस अनलॉक 1 की, जो मैंने सुबह अलर्ट में आपको कहा था कि लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 1 तक क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। दो तीन सूचनाएं हैं। एक तो मध्य प्रदेश के राजभवन और विधानसभा को लेकर है। जो लोग मध्य प्रदेश के इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे इस बात का ध्यान दें कि एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई है। मध्य प्रदेश का जो राजभवन है, जिसमें महामहिम राज्यपाल रहते हैं, 27 मई को वहाँ पर 7 कोरोना पॉजिटिव पहले कर्मचारी मिले, जो राजभवन में राज्यपाल के निजी स्टाफ के भी थे और बाकी कर्मचारी भी थे। उसके बाद 27-28 तारीख को ही, 27 तारीख की रात को ही राजभवन को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। राज्यपाल भी अपने जो निजी उनका निवास है राजभवन के अंदर, वहाँ चले गए। कर्मचारियों की आवाजाही बिल्कुल रोक दी गई। उसके बाद 3 और मरीज वहाँ मिले। इस तरह से 10 कोरोना संक्रमित लोग मध्य प्रदेश के राजभवन में हो गए थे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजभवन ने कल यानी कि 1 जून को खुद को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त घोषित कर दिया। राजभवन के सचिव ने एक प्रेस नोट जारी किया, जो रेगुलर राजभवन से प्रेस नोट जारी होते हैं। और दुनिया में जितने देशों में इस वक्त कोरोना है, 210-212 से अधिक देशों में, शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो कि किसी कंटेनमेंट क्षेत्र को, जो 21 दिन का प्रावधान है, जो प्रोटोकॉल है, जो WHO ने बनाया है, जो भारत सरकार ने बनाया है, जो ICMR ने बनाया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया है, उस प्रोटोकॉल को बलाए ताक रखकर राजभवन को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त घोषित कर दिया गया, सिर्फ 6 दिन के अंतराल में। और हैरत की बात यह है कि आज वहां पर फिर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या यह सब सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कुछ और मंत्रियों को शामिल करने के लिए किया गया कि राजभवन कंटेनमेंट मुक्त हो जाए तो वहाँ शपथ दिलाई जा सके, जो कि बार बार टल रही है। बीच में खबर आई थी कि वो राजभवन के पास में ही मिंटो हॉल है, जो जैसे पुरानी विधानसभा भवन मध्य प्रदेश की है, वहाँ पर शपथ की जाएगी। लेकिन अनायास सिर्फ 6 दिन में, और जिला प्रशासन भोपाल ने इस प्रक्रिया को नहीं पूरा किया था कि जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट क्षेत्र मुक्त घोषित किया हो। राजभवन ने खुद प्रेस नोट जारी करके अपने आप को मुक्त कर लिया, और आज वहां फिर एक कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी पाया गया है। ये चिंताजनक बात है। एक और चिंता की खबर यह है कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, विधानसभा भवन है, वहां पर अभी 18 जून को राज्यसभा के लिए मतदान होना है, और वहां भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोई व्यक्ति, 4 लोग आइसोलेशन में भेजे गए हैं। और अगर यही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है वह भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। तो अगर आज की तारीख से जोड़ें तो राज्यसभा का मतदान भी वहां पर आसानी से संभव नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना मध्य प्रदेश को लेकर थी। जो बात मुझे कहनी थी, खासतौर से क्या खोया क्या पाया की हम लोग आज बात करना चाहते हैं, तो आज हम जिस मुकाम पर हैं, अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है, 2 जून है। लेकिन हम सचमुच कहाँ खड़े हैं, पहले ये जान लें, और इस जानने के लिए आधार है हमारे पास। दरअसल में बहुत ही कटु सत्य ये है कि हमारा देश और हम सब कोरोना की इस महाआपदा में, महामारी में अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे सामुदायिक संक्रमण कहा जाता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा किसी अखबार का नहीं है। ये रिपोर्ट जिन्होंने पेश की है उनके बारे में आप जान लीजिए। आपको बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से पता होगा, फिर भी मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करना चाहता हूं। फिर हम उस पर आएंगे कि हमने सचमुच लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक क्या किया था, हमें क्या करना चाहिए था सरकार को और समाज को, और हम आज कहां खड़े हैं। भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया था
इस महाआपदा के समय प्रधानमंत्री की निगरानी में। उसमें जो 2 सदस्य शामिल थे, उन सदस्यों के अलावा एक ऐसी कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, उसके नाम मैं आपको बता देता हूं। ये एक रिसर्च ग्रुप था जिसमें ICMR के लोग, एम्स दिल्ली के लोग शामिल थे, और कौन कौन थे समझ लीजिए। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन IPHA, इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन IAPSM, तीसरी संस्था है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट IEA। इन लोगों की समिति ने, इस कमेटी ने, इस टीम ने जो प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट पेश की है भारत की दशा और दिशा की इस महामारी को लेकर, बहुत स्पष्ट उसने लिखा है कि अब ये बीमारी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जिसे हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। यानी अब ये फैलने के उस स्तर पर है कि देश के तमाम क्षेत्र ऐसे हैं, तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बीमारी छूत का रोग ले चुकी है, जो पहले से ही थी, लेकिन अब ये सामुदायिक संक्रमण इसका हो रहा है। और इस रिपोर्ट में ये बहुत सारे विशेषज्ञ, जिनके नाम लेने में समय जाया होगा, वे इस देश के सिरमौर हैं, महामारी के विशेषज्ञ हैं, तमाम चिकित्सा विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उसके विशेषज्ञ हैं। जो 3 मैंने आपको समितियां, एसोसिएशन बताई, ये इस देश के सिरमौर संस्थाएं हैं डॉक्टर्स की, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, उस वाक्यांश को आप सुन लीजिए जो भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने रिपोर्ट दी है। उसमें कहा है कि महामारी से निपटने में भारत सरकार ने महामारी विशेषज्ञों से परामर्श नहीं किया। ये बहुत गंभीर आरोप है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि आज देश सरकार की इस लापरवाही की जो कीमत अदा कर रहा है वो बहुत भारी पड़ेगी। ये किसी पत्रकार का आरोप नहीं है, किसी प्रतिपक्षी दल का आरोप नहीं है, किसी विपक्ष के नेता का आरोप नहीं है। ये देश के उन चिकित्सा विज्ञान के सिरमौर लोगों की रिपोर्ट है जो प्रधानमंत्री से कह रही है कि आपने महामारी के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे कोई राय मशविरा नहीं किया। सच्चाई यह है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई उससे पहले भी महामारी विशेषज्ञों से किसी तरह के का कोई संवाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं किया था। आनन फानन में घोषणा कर दी गई कि कल से, यानी अब से जिस वक्त प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं उसके अगले 3.5 घंटे बाद, आधी रात बाद देश बंद कर दिया जाएगा। ये वो रिपोर्ट है जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि हमारी सरकार ने सचमुच इस महामारी से निपटने समय कैसी ऐतिहासिक और अक्षम्य भूल की है। और तभी आज हम वहां बैठे हुए हैं जिसका जिक्र हम किए लेते हैं। आज हम कहां हैं ये समझ लीजिए। आज हम दुनिया में 7वें नंबर पर हैं। महामारी जितने देशों में फैली हुई है उसमें हम 7वें नंबर पर आ चुके हैं। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आज रात को अधिकृत रूप से, इस वक्त भी जो मीटर चल रहा है आप चेक कर लीजिएगा, इंटरनेट पर मौजूद है, 1,99,000 से अधिक रोगी इस वक्त हो चुके हैं देश में। और आज रात के बाद यह आंकड़ा 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा। मृत्यु के आंकड़े पर अगर हम बात करें तो देश में 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक, जो कि चीन के आंकड़े से ज्यादा है। आप कल्पना कीजिए, चीन में 4,600 कुछ लोगों की मृत्यु हुई। बार बार यह तर्क दिया जाता है कि चीन की आबादी, भारत की आबादी और यूरोप और दुनिया के तमाम देशों में जहां जहां ये बीमारी फैली हुई है उससे तुलना की जाती है, तो चीन की आबादी तो हमसे भी अधिक है। और हमारे यहाँ मृतकों की संख्या पहुंच चुकी है 5,598। चीन में मृतक कुल थे 4,634। इस दशा में आने के वक्त हम 8,000 से अधिक संक्रमित रोगियों को प्रति 24वें घंटे में दर्ज कर रहे हैं। यानी 26 अप्रैल को जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जो प्रेजेंटेशन दिया गया था सरकार को, उसके खतरों की तरफ हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं। एक मजेदार बात जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं।
अजीब सी बात है, हम शुतुरमुर्ग से बने हुए हैं। ये मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा अखबार है देश का। इस अखबार में यहां पर सूची छपती है देशों के नाम की। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में नोट किया हो, अगर बहुत सारे लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिए हैं संक्रमण की आशंका के कारण, लेकिन मैं अखबारी जीव हूं, मैंने आज तक अखबार बंद नहीं किया। इस सूची में पिछले 7 दिनों में जैसे जैसे भारत का स्थान ऊपर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये अखबार टॉप 10 की सूची को कम करते हुए आज इस सूची में सिर्फ 6 देशों के नाम है। मैं पढ़कर सुना देता हूं। अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन, इंग्लैंड और इटली। यानी अगर अखबार में हम सूची नहीं छापेंगे, टॉप 10 से घटाते घटाते देश 7वें नंबर पर आ गया है और हम 6 देशों के नाम देंगे, तो क्या हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाए बैठे हैं? और यही गति रही तो आने वाले दिनों में हम 3रे और 4थे स्थान पर पहुंच जाएंगे और अगस्त तक हो सकता है हम दुनिया के सिरमौर बन जाएं संक्रमित रोगियों के आंकड़े के मामले में। ये मैंने आपको बात बताई इस खतरे की। यद्यपि टेस्ट इस वक्त हो रहे हैं, सरकार दावा कर रही है 1,20,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन यही अखबार कह रहा है कि प्रति 100 टेस्ट में अप्रैल में 3 मरीज मिलते थे और अब 7 मरीज मिलने लगे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि 130 करोड़ लोगों के देश में टेस्ट की गति कितनी धीमी है, और सचमुच में अगर वास्तविक संख्या में टेस्ट होने लगे तो ये संख्या कहां पहुंच जाएगी। यद्यपि एक अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि हमारे देश में जो रिकवरी रेट है वो 48.7 48.07% लोग ठीक हो रहे हैं इस बीमारी से। लेकिन ये आंकड़ा तभी तक सकारात्मक हम मान सकते हैं जब तक कि सारे टेस्ट, सघन टेस्ट ना हो जाएं देश में। और अब खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि करोड़ों मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अबूझ और दुरूह गांव में, देहात में पहुंच चुके हैं जहां अभी टेस्ट की भी सुविधा नहीं है। जब उन्हें बुखार आएगा, जब उन्हें कोई संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे, वे जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे। और कितने जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां शायद आज भी टेस्ट की सुविधा नहीं होगी। तो इस खतरे की तरफ मुझे आपको आगाह करना था। अब हम आकलन कर लेते हैं कि हम सचमुच कर क्या रहे थे जब से इस बीमारी ने दस्तक दी थी। मुझे बार बार ये बात कहने के लिए विवश होना पड़ता है कि जब दुनिया हमें चेता रही थी, विपक्ष का एक नेता फरवरी में हमें ट्वीट करके चेता रहा था, तब हम आपराधिक लापरवाही के साथ हमारी सरकार खारिज कर रही थी कि इस नाम की कोई बीमारी भारत नहीं आने वाली है। मैंने अपने पिछले तमाम लाइव में कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, सरकार की यह आपराधिक लापरवाही काले अक्षरों से लिखी जाएगी कि जब WHO देश में विपक्ष का नेता ट्वीट करके आगाह कर रहा था कि महामारी आने वाली है, तब भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ट्वीट करके उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे कि इस देश में कोई महामारी नहीं आने वाली। देयर इज नो हेल्थ इमरजेंसी, ये शब्द है हमारी सरकार के। और उसके कुछ ही दिनों बाद देश को तालाबंदी में झोंक दिया जाता है। अब हम पिछले दिनों का आकलन कर लें, क्या खोया क्या पाया कि मैंने आपसे बात कही थी। तो सच तो यह है कि जब बीमारी पहल अपना फन काढ़ रही थी तो हम हिंदू मुस्लिम करने में लगे थे। आज पूछिए अपने गिरेबान में झांक कर खुद से, वे जो नफरत का दावानल फैला रहे थे, आज कहाँ हैं वे लोग? क्या सचमुच एक मजहब के ऊपर तोहमत लगाकर हम इस महामारी से बच गए? क्या बीमारी फैलने से रुक गई? आज 2 लाख से अधिक रोगी हैं इस देश में। और हम क्या कर रहे थे उस दौरान जब बीमारी पूरी तरह से आने की तैयारी में थी? तब हम मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे हुए थे। तब हम अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत में अहमदाबाद में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करके नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। हमने ताली थाली बजाने के लिए इस देश को 3 दिन की मोहलत दी। 19 मार्च को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि 22 मार्च की शाम को ताली और थाली बजाना है। लेकिन जब देश को लॉकबंदी में डालना था तब 3.5 घंटे की मोहलत दी गई। जब देश में सिर्फ 606
जो इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है, यद्यपि मैं उस संख्या को और भी कम मानता हूं, और आप सब जानते हैं कि जब जनता कर्फ्यू लगाया गया तब इस देश में 542 से भी कम संक्रमित लोग थे, और जब लॉकबंदी की गई 24 मार्च की रात को, तब भी अगर मान लें तो 600 से ज्यादा लोग नहीं थे। तब भारत सरकार ने कह दिया कि जो जहां है वहीं रहेगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर कोई नहीं जा सकता। और जब 50,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हो गए तो देश को खोल दिया गया। और अब 1 से 8 जून के बीच जिस तरह से बाकी सब चीजें खोली जानी हैं, तब हम 2 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हमें नहीं मालूम कितने सारे कोरोना कैरियर इन मजदूरों के रूप में, इन विस्थापित मजबूर और गरीब लोगों के बीच में कहां कहां तक जा चुके हैं। तब हम अपनी सरकार से ये सवाल भी नहीं पूछ रहे थे कि सिर्फ ताली थाली बजाने, मोमबत्ती जलाने, हवाई जहाजों से, जंगी जहाजों से फूल बरसाने से ये चेन नहीं टूटने वाली। आपको याद होगा पहली बार क्या कहा था, ये कोरोना का वायरस, इसकी चेन टूट जाएगी। मानो जैसे साइकिल की चेन टूट जाती है, ऐसे कोई चेन है इस कोरोना वायरस की कि चेन टूट जाएगी और फिर इसका वायरस कहीं नहीं पहुंच पाएगा। फिर उन्होंने 21 दिन की बात कही कि महाभारत युद्ध 18 दिन में जीता गया था, हम 21 दिन में जीत लेंगे इस महायुद्ध को। आज हम कहां खड़े हैं, और अब भी ये देश को खोलने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ कारोबार को ही बचाने की चिंता है? तो कारोबार और अर्थव्यवस्था की भी संक्षेप में बात कर लेते हैं, बहुत संक्षेप में बात करेंगे। हमारी आर्थिक दशा और दिशा जो है उसे 2 पैमाने पर देखिए। एक तो हमारी अपनी ही सरकार का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसकी एक संस्था है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। इसने हालिया एक सर्वे कराकर जो रिपोर्ट दी है उसके आंकड़े आपको चिंता में डालने के लिए पर्याप्त हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स कहता है कि एक नया गरीब वर्ग इस आपदा के समय में पैदा हो गया इस देश में। इनमें 95% लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी छिन गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल से नीचे जो लोग थे, उनमें 98% ऐसे हैं जिनकी आजीविका के साधन छिन गए हैं। 97% दिहाड़ी कामगारों की आय के सारे स्रोत समाप्त हो गए हैं। दूसरा पैमाना, मूडीज नाम की संस्था, आप सब जानते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करती है सरकारों की, देशों की। हाल में ही जो भारत सरकार की उसने सोवरेन रेटिंग की है, उसमें जो दर्जा दिया है वो पहले दर्जा हमारा BAA2 था, यानी थोड़ा बेहतर। अब उसको घटाकर BAA3 कर दिया है, अर्थात हमें नेगेटिव रैंकिंग की तरफ ले जाने आउटलुक हमारा माना गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी जो दशा है, आर्थिक स्थिति, वो नेगेटिव की ओर जा रही है। 2017 में एक बार पहले BAA3 में गया था हमारे देश, इस बार फिर से गया है। इसी के साथ साथ जो, और ये इसमें कोरोना पर आरोप मत लगा दीजिए कि हमें इस दर्जे पर मूडीज ने इसलिए पहुंचा दिया कि पिछले 60 या 65 दिनों में हम कोरोना से जूझ रहे थे। ये रैंकिंग कोरोना काल से पहले के आकलन के आधार पर है। दूसरी बात, हमारी खुद की जो GDP है वो इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है, 4.2%। ये भी कोरोना काल से पहले की तिमाही की है। और आप यकीन मानिए आने वाले समय में ये माइनस में, नेगेटिव में पहुंचने वाली है। ऐसी दशा में इस आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अगर ये बाजार खोले गए हैं, ये लॉकडाउन खत्म किया गया है, अनलॉक किया गया के रूप में, आपको पूछना चाहिए कि जब करोड़ों कामगार अपने अपने स्थानों से विस्थापित होकर दूसरी जगह चले गए हैं, तो कारखाने, वे फैक्ट्रियां कैसे शुरू होंगी? क्या वे सचमुच सभी के सभी कामगार और मजदूर वापस जाने के लिए प्रेरित होंगे? सरकार की खुद की एजेंसियां ये मान रही हैं कि 30% से अधिक मजदूर वापस काम पर नहीं जाएंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए कि अगर गुजरात में रंगाई पुताई करने वाले 100 में से 100 लोग भिंड और मुरैना के थे, तो
तो उनमें से 30 लोग सिर्फ वापस जाने वाले हैं, 70 लोग अपने अपने गृह ग्राम से लौटकर गुजरात नहीं जाने वाले। एक बहुत छोटे से काम की मैंने बात कही है, बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है। और अगर ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जो आर्थिक दिशा बिगड़ने वाली है देश की, उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। लगातार सरकार से पूछा जा रहा था आपका प्लान बी क्या है, लॉकडाउन के बाद आप क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी कई बार देश के नाम संबोधन में, रेडियो से, मन की बात में लॉकडाउन की तो बात करते रहे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें क्या करना है, सिवाय जुमले के, सिवाय एब्रीविएशन के, जैसे आज ही उन्होंने CII की किसी मीटिंग में 5 आई बता दिए हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है देश चलाना। मान्यवर, देश को चलाने के लिए आपको विशेषज्ञों से राय लेनी थी। जो मैंने बहुत शुरू में आपको बताया कि महामारी विशेषज्ञों तक से भारत सरकार ने कोई राय मशविरा नहीं किया, और उसी का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं कि हम आज दुनिया में 6वें नंबर पर हैं महामारी की दशा में, और आने वाले दिनों में हमारा ये स्थान बढ़ने ही वाला है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा है, और सरकार फिर किसी दिन किसी के ऊपर ठीकरा थोपने की तैयारी में है। अगले कदम में हो सकता है इन मजबूरों के सिर पर तोहमत जड़ दी जाए कि ये अपने साथ बीमारी लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया, योगी आदित्यनाथ ने, कि यूपी में जो कोरोना आया है वो सब प्रवासी विस्थापित मजदूर लेकर आए हैं। उन्होंने लाखों की संख्या भी बता दी है बिना टेस्ट किए। ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार को बरी करके खुद को गुनहगार बनाने के लिए तैयार रहिए, और एक पूरा तंत्र है उनके पास जो कल किसी और को गुनहगार बता रहा था, फिर उसने मजदूरों को गुनहगार बताने के लिए बड़ी मेहनत की। लंबे लंबे आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आए कि आज ये मजदूरों के नाम पर रो रहे हैं, कल किसी और के नाम पर रोएंगे। मुझे अंत में बहुत अफसोस के साथ एक बात और, काल में हमने जो खोया, हमारी बेशकीमती जाने, बेकसूर इंसानों की मौत, जो स्थापन के दौर में जो मजदूर भुखमरी से, ट्रेनों में बीमारी से, खाना और पानी के अभाव में मर गए, उस दौर में हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक व्यक्ति, एक विचार या एक दल के प्रति निष्ठा के कारण मानवता, करुणा, प्रेम, दया, पीड़ा, इन सारे शब्दों से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। हम नागरिक पहले हैं, दल, व्यक्ति, विचारधारा, ये सब उसके बाद की चीज़ें हैं। अब भी बहुत कुछ खोने के बाद हमारे पास वक्त है कि हम चेत जाएं कि अगर इस अनलॉक में इसी तरह से लापरवाहियां हुई तो आप यकीन मानिए हम अगस्त में वहां खड़े होंगे जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर पा रहे। ये महामारी से लड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने अब आपके ऊपर रख दी है। सरकार के पास न तो अब इंतजाम है इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इलाज के लिए, न इतने बिस्तर हैं, न इतने अस्पताल हैं, न इतने वेंटिलेटर हैं, न इतने लोगों का टेस्ट करने की सरकार की सामर्थ्य है। मैं अभी उन चीज़ों पर विस्तार में नहीं जाऊंगा जो बीच बीच में मैं बताता रहा। इस कोरोना की महाआपदा के समय में भी बहुत सारे लोग PPE किट, वेंटिलेटर जैसे सामानों की खरीद में भी बाज नहीं आ रहे थे। उन पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता इंसानियत को बचाने की है, भारतीयता को बचाने की है, लोगों की जिंदगी बचाने की है। जो प्रधानमंत्री जान है और जान है तो जहान है की बात करते थे, आज वे जहान को बचाने के लिए जान को दांव पर लगा रहे हैं। अपने नागरिक कर्तव्यों का बोध अपने भीतर जगाइए। एक नागरिक के रूप में, एक सच्चे भारतीय के रूप में सरकार से पूछिए कि इन 60-65 दिनों में उसने जो जो कहा वो समाज ने और देश ने किया, लेकिन सरकार ने वो क्यों नहीं किया जो उसकी जिम्मेदारी थी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।